नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून फॉर ऑल, जहां पर हम विधि से संबंधित छोटी छोटी लेकिन मोटी बातों पर चर्चा और परिचर्चा करते हैं। आज जिस बिंदु को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं वो है तो छोटा, लेकिन उस पर चर्चा बड़ी मोटे तौर पर की जा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि मान लीजिए कि आपके विरुद्ध एक सूट फाइल किया गया है, आप उसमें डिफेंडेंट हैं और किसी कारणवश आप कोर्ट में अपनी हाजिरी नहीं लगा पाते, अपना पक्ष नहीं रख पाते हैं, तो कोर्ट क्या करती है कि आपके अगेंस्ट में एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर देती है। अब प्रश्न ये आता है कि उस एक्स पार्टी ऑर्डर के अगेंस्ट में आपके पास क्या अधिकार है, आप उस एक्स पार्टी ऑर्डर से कैसे बच सकते हैं, क्या कर सकते हैं सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत। तो मित्रों, आज का जो विषय है इसी से संबंधित है और इसी पर हम चर्चा और परिचर्चा करेंगे। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। रमेश ने महेश के ऊपर एक सूट फाइल किया। सूट फाइल करते हैं तो रमेश प्लेंटिफ हो गया और सुरेश डिफेंडेंट। प्लेंटिफ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने सूट फाइल किया है तो वो कोर्ट के सम्मन को डिफेंडेंट तक पहुंचाए, यानी कि कोर्ट के सम्मन की सर्विस डिफेंडेंट के ऊपर करे, ताकि डिफेंडेंट को ये पता चल जाए कि उसके अगेंस्ट में एक सूट फाइल किया गया है और उस सूट के सुनवाई की तिथि आदरणीय न्यायालय में फला तारीख को है निर्धारित की गई है और उस तिथि पर डिफेंडेंट को आदरणीय न्यायालय में प्रस्तुत होकर अपना पक्ष स्वयं रखना है या अपने अधिवक्ता के माध्यम से रखना है। तो ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्लेंटिफ की। मान लीजिए प्लेंटिफ ने सर्व कर दिया है और डिफेंडेंट यानी कि सुरेश, रमेश प्लेंटिफ है, सुरेश डिफेंडेंट है। रमेश ने सम्मन सर्व कर दिया और सर्विस का एफिडेविट भी फाइल कर दिया। आदरणीय न्यायालय ने सुरेश को पर्याप्त समय दिया अपना पक्ष न्यायालय में रखने के लिए, परंतु सुरेश न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाया। नतीजा, आदरणीय न्यायालय ने एक्स पार्टी ऑर्डर सुरेश के अगेंस्ट में सुसंगत नियमों के आधार पर पारित कर दिया। अब यहाँ पे मसला ये आता है कि सुरेश क्या करे। तो मित्रों, यहाँ पर आदेश 9 रूल 13 या आदेश 9 नियम 13 सिविल प्रोसीजर कोड का ऑर्डर 9 रूल 13 काम में आता है। ऑर्डर 9 रूल 13 ये अधिकार देता है डिफेंडेंट को कि वो आदरणीय न्यायालय के समक्ष एक एप्लीकेशन, एक अर्जी प्रेषित करे और उस एक्स पार्टी ऑर्डर को सेट असाइड करने के लिए प्रार्थना करे। परंतु ऑर्डर 9 रूल 13 के अंतर्गत जो एप्लीकेशन डिफेंडेंट के द्वारा प्रेषित किया जाएगा उसमें वो युक्त कारण यानी कि रीजनेबल रीज़न, सफिशिएंट कॉज दर्शाना होगा कि ये कारण था जिसकी वजह से वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाया और उसके अगेंस्ट में एक्स पार्टी ऑर्डर पास हो गया। या उसको ये दर्शाना होगा कि प्लेंटिफ ने उसके ऊपर कोर्ट के सम्मन की सर्विस नहीं की, जिससे उसको पता नहीं चल पाया कि उसके खिलाफ कोई मैटर पेंडिंग सूट फाइल किया गया है और उस सूट की सुनवाई अमुक तारीख पर है। तो ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट रीजनेबल रीज़न देते हुए कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तब कोर्ट ऑर्डर 9 रूल 13 के अंतर्गत डिफेंडेंट के द्वारा दिए गए एप्लीकेशन पर सुनवाई करेगी और उसके पक्ष में कुछ शर्तों के और जुर्माने के साथ आदेश पारित कर देगी। जी हाँ, फाइन यानी कि कॉस्ट तो लगेगा ही, क्योंकि कोर्ट की प्रोसीडिंग इतनी आगे जा चुकी थी, एक्स पार्टी ऑर्डर हो चुका था, उसके बाद आप आए हैं एप्लीकेशन लेकर, उसके पहले आप नहीं आए। तो यहाँ पे सफिशिएंट कॉज कोर्ट को देना पड़ेगा टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट को संतुष्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गया कि यदि डिफेंडेंट के अगेंस्ट में एक्स पार्टी ऑर्डर पास होता है तो डिफेंडेंट
ऑर्डर 9 रूल 13 के अनुसार एप्लीकेशन उस एक्स पार्टी ऑर्डर को सेट असाइड करने के लिए आदरणीय न्यायालय के न्याय पटल पर प्रेषित कर सकता है। अब यहाँ पे कई प्रोविजन हैं। पहला, यदि डिफेंडेंट ने एक्स पार्टी ऑर्डर को सेट असाइड करने के लिए एप्लीकेशन नहीं फाइल किया, उसकी जगह उसने अपील फाइल कर दिया है, तो यदि उस अपील को वो विड्रॉ कर लेता है तब उसको अधिकार मिलेगा कि वो सेट असाइड करने के लिए, यानी एक्स पार्टी ऑर्डर को सेट असाइड करने के लिए एप्लीकेशन दे सके। परंतु यदि आदरणीय न्यायालय ने उस अपील को किसी ग्राउंड पे डिस्पोज ऑफ कर दिया, तब दो चीज़ें हैं। एक तो यदि डिफेंडेंट ने अपील फाइल किया है परंतु अपील को समय रहते विड्रॉ कर लिया है, तब उसको राइट मिलेगा कि वो एक्स पार्टी ऑर्डर को सेट असाइड करने के लिए एक एप्लीकेशन ऑर्डर 9 रूल 13 के अनुसार प्रेषित कर दे। परंतु यदि किसी और ग्राउंड पे उस अपील को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है, तब ये अधिकार ऑर्डर 9 रूल 13 के अंतर्गत एप्लीकेशन करने का अधिकार डिफेंडेंट को नहीं मिलेगा। दूसरा, एक्स पार्टी ऑर्डर को कोई भी ऑनरेबल कोर्ट, जो जिसने ऑर्डर पास किया है वो ऑनरेबल कोर्ट सिर्फ इस वजह से सेट असाइड नहीं करेगा कि सम्मन सर्व करने में इरेगुलरिटी हुई है, यानी कि विधि के अनुसार सम्मन नहीं सर्व किया गया है। यदि यह साबित हो जाता है कि डिफेंडेंट को पता था कि अमुक तारीख पर उसके खिलाफ केस की हियरिंग है, सुनवाई है और उसको पक्ष रखना है, इसके बावजूद वो नहीं आया, तब ये एक्स पार्टी ऑर्डर सेट असाइड नहीं होगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आता है कि डिफेंडेंट यदि एक्स पार्टी ऑर्डर को सेट असाइड करने के लिए एप्लीकेशन देता है तो क्या केवल इस एप्लीकेशन पर और अपोजिट पार्टी यानी कि प्लेंटिफ की अनुपस्थिति में सुनवाई हो जाएगी? नहीं, इसका उत्तर है नहीं। ऑर्डर 9 रूल 14 के अनुसार जब तक अपोजिट पार्टी को नोटिस इशू नहीं कर दिया जाएगा और उस नोटिस पे अपोजिट पार्टी अपीयर नहीं होगी, तब तक इस ऑर्डर 9 रूल 13 का जो एप्लीकेशन है उस पर हियरिंग नहीं होगी और उस पर एक्स पार्टी का जो ऑर्डर है वो सेट असाइड नहीं किया जाएगा। तब अब यहाँ पे डिफेंडेंट की जिम्मेदारी बन जाएगी कि वो नोटिस को प्लेंटिफ के ऊपर सर्व करे कि हमने ये एप्लीकेशन ऑर्डर 9 रूल 14 के अनुसार सर्व करे, कि हमने ये एप्लीकेशन ऑर्डर 9 रूल 13 के अनुसार एक्स पार्टी ऑर्डर को सेट असाइड करने के लिए ऑनरेबल कोर्ट में प्रेषित किया है और उसकी हियरिंग अमुक तारीख को है। तो मित्रों, इस प्रकार हमने देखा कि ऑर्डर 9 रूल 13 के अनुसार एक्स पार्टी ऑर्डर पास करने वाले न्यायालय में ही एप्लीकेशन देकर डिफेंडेंट अपने खिलाफ हुए एक्स पार्टी ऑर्डर को सेट असाइड करने के लिए प्रार्थना कर सकता है विथ सफिशिएंट कॉज, और इसके लिए आवश्यक है कि वो ऑर्डर 9 रूल 14 के अनुसार अपोजिट पार्टी यानी कि प्लेंटिफ को नोटिस सर्व करे। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। आगे नए वीडियो में हम एक नए मुद्दे के साथ मिलेंगे और आपके साथ चर्चा और परिचर्चा करेंगे। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट्स ज़रूर करिए कि आपको कैसा लगा, क्योंकि आप जब हमारी प्रशंसा करते हैं या दो शब्द ही बोल देते हैं तो हमें हौसला मिलता है कि ऐसे छोटे छोटे मुद्दों को हम आपके सामने लाएं, चर्चा और परिचर्चा करें। वंदे मातरम।